उससे उनकी इससे उनकी कल्पना शक्ति और अधिक ज्यादा समझ पाई और अधिक ज्यादा सुदृढ़ होती चली गई। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से सन 1958 में मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात हरिदासन ने मद्रास के स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि उस समय केसीएस पनिक्कर के निर्देशन में चल रहा था, में प्रवेश ले लिया। 1958 उस समय वहां केसीएस पनिक्कर प्रधानाचार्य थे, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट। उसके पश्चात 1966 में चित्रण में उन्होंने एक डिप्लोमा भी प्राप्त किया। आरंभ में उन्होंने भूद्रांकन के साथ साथ आकृति चित्रण प्रारंभ किया था, जिसमें उनकी रेखाएं बड़ी बलवती और विशिष्ट हैं, परंतु पश्चिमी शैली से प्रभावित चित्रकृतियां बनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। भारतीयता की पहचान ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनका मानना था कि मेरे चित्रों द्वारा भारतीयता की पहचान विश्व स्तर पर हो। 1965 से 1968 तक वे भारत सरकार की ओर से नेशनल कल्चरल स्कॉलर रहे। स्कॉलरशिप मिलती रही उन्हें नेशनल कल्चर विभाग से। इसी बीच 1967 से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हरिदासन ने स्वयं योग करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें लगा कि इस साधना को जानने के लिए मुझे स्वयं इसमें उतरना होगा, और 1968 में यंत्र नामक चित्र श्रृंखला उन्होंने तैयार की, और अपनी इस चित्र श्रृंखला की उन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई। अपने चित्र संबंधी विचारों को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। उनके अनुसार उनके विचार थे कि कला सृजन एक प्रकार से मिथक बनाने के समान है, और भारतीय मिथक आध्यात्मिकता से संबंधित हैं। इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने बीज यंत्र की चित्र श्रृंखला को पूरा किया, और उनका बहुत ही पेचीदा कार्य था, जिसको कि उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पूर्ण किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उनकी एक और प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है ब्रह्मसूत्र चित्र श्रृंखला। ब्रह्मसूत्र नाम से बहुत सारे चित्र हैं। पहली श्रृंखला क्या थी? बीज यंत्र। बीज यंत्र नाम से बहुत सारे हैं। फिर ब्रह्मसूत्र चित्र श्रृंखला शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन और शैव शाक्त संप्रदाय विश्वास से प्रभावित है, प्रेरित है। जैसा कि उन्होंने घोषित किया कि रूप कुछ नहीं है, कोई भी चीज का अपीयरेंस इज नथिंग। उनके अनुसार सत्य रूप से परे है, मात्र शीर्षक से चित्र नहीं बन जाता। यही कारण है कि वह एक के बाद एक चित्र उसी शीर्षक पर बनाते जाते, जब तक कि वह संतुष्ट ना हो जाते कि मैं पूरा प्रत्यय को ले उतार पाया हूं। 1970 में उन्होंने फ्रेस्को पेंटिंग्स का वनस्थली राजस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण किया। 1964 से 79 में उन्होंने ललित कला अकादमी नई दिल्ली की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कई पुरस्कार प्राप्त किए। इसी बीच में 64 से लेकर 79 तक। 1967 और 1985, 1987 में चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के आर्टिस्ट गांव के
प्रगतिशील चित्रकार संगठन द्वारा आयोजित तथा युवा चित्रकार संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1972 में आयोजित भारतीय चित्रकला के 25 वर्ष नामक प्रदर्शनी, जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी, में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस प्रकार 1978 में ब्रिटिश काउंसिल मद्रास की 40 मद्रास के कलाकार और 1990 के ललित कला अकादमी नई दिल्ली के स्पेशल इवेंट टू नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट नामक प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया। 40 कलाकार, मद्रास में एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें कि 40 कलाकारों ने मिलकर ये प्रदर्शनी की थी, उसमें भी उन्होंने प्रतिभाग किया, वो भी 40 में से एक थे। और उसी साल 1990 में उन्होंने ललित कला अकादमी नई दिल्ली के का एक स्पेशल इवेंट था, वो इवेंट टू नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, जिसमें कि इन्होंने प्रतिभाग किया। और इसके साथ साथ इन्होंने अनेकों अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। वे पुरस्कार भी पाए, जिनमें कि 1971 की पेरिस बिनाले, पेरिस व 10 मॉडर्न तांत्रिक पेंटर्स एंड मैन एंड हिज वर्ल्ड, कनाडा में मोंट्रियल प्रदर्शनी में वे पुरस्कृत हुए। कनाडा में लगी थी एक प्रदर्शनी जिसमें कि 10 मॉडर्न तांत्रिक पेंटर्स एंड मैन एंड हिज वर्ल्ड नाम से इस प्रदर्शनी का नाम था ये, और इस प्रदर्शनी में उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार तांत्रिक कलाकारों की विदेशों तक प्रदर्शनियां होती रही। इसमें कि इस वाली प्रदर्शनी में 10 वही कलाकारों ने प्रतिभाग किया था जो नवतंत्र कला पर प्रयोग कर रहे थे। नवतंत्र कला के या तो उनके रूपाकार थे या फिर वो उनके प्रत्यय लिए हुए थे या ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह। 1975 की द्वितीय अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले और 1978 की चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले, 1982 की पंचम अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले ललित कला अकादमी नई दिल्ली में भी उन्होंने प्रतिभाग किया तथा 1983 की न्यू तंत्र नामक प्रदर्शनी, 83 में हुई है एक प्रदर्शनी न्यू तंत्र नाम से, इस प्रदर्शनी में भी उन्होंने प्रतिभाग किया। पश्चिमी जर्मनी में राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली की ओर से इस प्रदर्शनी को लगाया गया था। 1985 में यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय फेस्टिवल के रूप में एक भाग के रूप में आयोजित नवतंत्र कला प्रदर्शनी में उन्होंने प्रतिभाग किया। 1980 से 90 के दशक में, बल्कि मैं कहूंगी 70 से 90 तक, 2 दशकों तक एक ट्रेंड चलता रहा ये कि नवतंत्र कला की जगह जगह प्रदर्शनियां इसी नाम से आयोजित हो रही थी और उसमें वही कलाकार प्रतिभाग करते थे जो उससे प्रेरित थे या उससे ही संबंधित चित्रांकन किया करते थे। उन्नीस में फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्रदर्शनी यूएसएसआर में भी इनकी प्रतिभागिता रही। छठे अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले नई दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में आप बुलाए गए। 1992 से 95 तक उन्हें भारत सरकार के संस्कृति विभाग की वरिष्ठ फेलोशिप प्राप्त होती रही। 1994 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें भारत के प्रतिष्ठित कलाकारों की सूची में सम्मिलित किया और इसी वर्ष इनकी पुस्तक इंटीमेशन ऑन आर्ट, इंडियन वेस्टर्न मॉडर्निटी
ट्रेडिशन एंड तंत्र आदि प्रकाशित हुई। कई सारी पुस्तकें भी इन्होंने कला पर लिखी हैं। 2003 में केरल एकेडमी की ओर से ललित कला पुरस्कार नामक पुरस्कार से वह सम्मानित हुए। केरल में भी एक अकादमी बनी हुई है, उसकी ओर से उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भारत में व अन्य देशों में भी इन्होंने यंत्र श्रृंखला, बीज यंत्र श्रृंखला व ब्रह्म सूत्र श्रृंखला की अनेकों एकल प्रदर्शनियां आयोजित की। कुछ में तो ग्रुप के साथ प्रतिभाग किया, जो अभी तक मैंने बताई, और कुछ में इन्होंने अकेले एकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की। भारतीय कला को सदा परंपराओं से अनुप्राणित मानने वाले हरिदासन जी के विचार में धार्मिक परंपराओं ने हमारे देश में कला के प्रशिक्षण को विधिवत किया है। उनका कहना है कि कला हमेशा धर्म से अनुप्राणित रही है, तो धर्म पर आधारित रही है और धर्म से ही जुड़कर वह विकसित हुई है। आज विदेशी प्रभाव से यह प्रणाली अस्त व्यस्त हुई है, यानी कि जो धर्म का प्रभाव, धर्म की वो चीजें रही हैं, तो उससे ये प्रभावित हो रही है, अस्त व्यस्त हो रही है, जिस कारण इन्होंने, क्योंकि तंत्र में उन्हें वो आकार भी प्राप्त हुए और वो धार्मिक स्वरूप भी प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी इस विचारधारा के अकॉर्डिंग तांत्रिक विषयों को, प्रत्ययों को और यंत्रों मंत्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया। भारतीय संस्कृतियों का संपीड़न ही कला का ध्येय होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। इसी कारण हरिदासन ने प्राचीन भारतीय तंत्र कला को पुनर्जीवन प्रदान किया है। आधुनिकता को अपनाते हुए ही उन्होंने तंत्र के अमूर्त आकारों को अपने चित्रों में स्थान दिया है। जैसा कि उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया भी है कि तंत्र कला प्रारंभ से ही अमूर्तता पर आधारित रही है। उनका मानना है कि तंत्र कला प्रारंभ से ही एब्स्ट्रैक्ट है, और जब यूरोपियन अमूर्त कला का अंधा अनुकरण भारत के चित्रकारों द्वारा होने लगा, तो अब उस समय परंपराओं की ओर पुनः ध्यान देने की जागृति कलाकारों में आई। उस समय उन्होंने अमूर्तन अभियान को परंपराओं पर आधारित बनाने हेतु तंत्र को अपने चित्रों का विषय चुना, कि जिससे चित्र अमूर्त भी रहेंगे, आधुनिक भी रहेंगे और परंपरा से भी जुड़े रहेंगे। और ब्रह्मसूत्र नामक एक श्रृंखला बना डाली, जो कि आधुनिकता के प्रति संवेदनशीलता को प्रस्तुत करती है। उनके पास चित्रों का इतना वृहद संसार है, इतना वृहद संग्रह है कि उनका स्टूडियो स्वयं में एक कला विथिका में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ उनके स्टूडियो पर उनके 200 से भी अधिक चित्र उन्हीं के संग्रह में हैं। उन्होंने स्वयं अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि मैंने यह ज्यामितीय आकार पाश्चात्य अमूर्त कला अभियान को आत्मसात कर रचे हैं और तंत्र में उसका सादृश्य पाया, तो अमूर्त अभिव्यक्ति हेतु तंत्र को मैंने आधार बनाया, क्योंकि तंत्र एक ऐसा दर्शन है जो सभी मतों में व्याप्त है। वह शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव आदि सभी में व्याप्त है। इसलिए मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान आदि देवताओं को भी इसी से संबंधित पाया है और अपने चित्रों में प्रतीकात्मक रूप से चित्रित भी किया है। कई चित्रों में उन्होंने ओम, हनुमान,
शिव आदि का अंकन किया है। इसके अतिरिक्त पुरुष और प्रकृति प्रत्यय पर आधारित भी उन्होंने कई चित्र बनाए हैं। इसके उत्तर में वे कहते हैं कि तांत्रिक विचारधारा सदा ही भारतीय कला में अभिव्यक्त हुई है। जैसे पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद को दर्शाने के लिए प्राचीन भारतीय कला शैलियों में राधा कृष्ण को चित्रित किया गया है। शिव और शक्ति भी मात्र दैविक प्रत्यय नहीं है, वरन बौद्धिक द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतीक रूप में चित्रकला में चित्रित हुए हैं, जो कि सर्वथा तांत्रिक विचारधारा का ही प्रभाव है। तंत्र एक बहुत ही पेचीदा प्रत्यय है, क्योंकि यह ज्योतिष, शरीर रचना विज्ञान और औषधि विज्ञान अर्थात रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। तंत्र की सांख्य प्रणाली का अर्थ है ब्रह्मांड में जीवन किस प्रकार से चलता है, अर्थात यह जीवन के दर्शन को भी प्रस्तुत करता है। तंत्र में सांख्य प्रणाली का भी सम्मिलन है। योग और तंत्र भी एक ऐसी ही विधा है, इसीलिए भारतीय परंपरा में इसकी जड़ें गहरी हैं। भारतीय परंपरा से चित्रों को जोड़े रखने के लिए उन्होंने इसको अपने चित्रों में उतारा है। इसे भारतीय पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार अमूर्त भी कहा जा सकता है, परंतु हरिदासन की भाषा में यह तंत्र है। श्री हरिदासन के चित्र अमूर्त व चटकीले वर्णों की आवृत्ति होने पर दर्शक को आनंद प्रदान करते हैं। उनके चित्रों में मुख्य रूप से लाल व पीले वर्णों द्वारा जंगल की आग जैसा दृश्य प्राचीन तांत्रिक के आकारों पर आधारित होता है, परंतु इन तांत्रिक आकारों को उन्होंने मात्र चाक्षुष रूप से ही चित्रित नहीं किया है कि बस केवल जो दिख रहा है रूप वही चित्रित किया हो। चाक्षुष रूप से ही चित्रित नहीं किया है, वरन तंत्र साहित्य व साधना को आत्मसात कर सारवान रूपों को रचा है। उन्होंने उन रूपों को रचा है जिसमें कि वे तंत्र का सार पाते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ पंच तत्वों को भी चित्रित किया है। उनका, क्योंकि तंत्र के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, वह इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, मृत्यु के बाद इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अतः जीवन के मूल तत्वों का अंकन बार बार उन्होंने अपने चित्रों में किया है। कभी कभी उन्होंने इन पंच तत्वों को वर्णों के प्रतीकात्मक महत्व के आधार पर चित्र किया है, क्योंकि वर्णों के भी अलग अलग महत्व वो है ना। जैसे कि वायु के लिए उन्होंने नीला रंग प्रयुक्त किया है। वास्तव में नीला रंग वायु का प्रतीक है। जो पंडित जी आके पूजा पाठ करते हैं और नवग्रह और नव पंचतंत्र बनाते हैं जब पूजा में भी, तो वो नीला रंग वायु के प्रतीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही उन्होंने भी अपने चित्रों में किया है। सूर्य तथा अग्नि को चित्रित करने के लिए उन्होंने पीला रंग का प्रयोग किया है, जो कि प्रतीकात्मक है। जल को दर्शाने के लिए हरा व पृथ्वी का लाल रंग तथा आकाश को श्वेत वर्ण से उन्होंने चित्रित किया है। तो कई जगह उन्होंने केवल रंगों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की है, और कई कुछ चित्र उन्होंने एक एक तत्व को समर्पित किया है कि अगर कोई बनाया वायु पे बनाया तो वायु ही बनाई है। पूरे चित्र में उन्होंने वायु को बनाया है, किसी में उन्होंने अग्नि को बनाया, किसी में जल को दर्शाया है, किसी में पृथ्वी को दर्शाया है और किसी में आकाश तत्व को दर्शाया है। पर कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें पांचों तत्वों को दर्शाया है, मतलब पंच तत्वों का पूरा चित्रण उसमें किया है, रंगों के द्वारा भी और अमूर्त रूपाकारों के द्वारा भी। उनके चित्रों में अत्यधिक बहुरंगी ज्यामितीय आकार सदैव तंत्र की आध्यात्मिक विचारधारा पर ही आधारित है। इस प्रकार से हम देखते हैं ना
ये हर चीज को उन्होंने उसी विचारधारा से जोड़ के बनाया है, क्योंकि अमूर्तन की ओर आगे बढ़ने हेतु परंपराओं पर आधारित होकर तंत्र को आधार बना लेना ही उनका परम लक्ष्य रहा है। उनका मानना रहा है कि आज जब हम सारे प्रयास भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भौतिक सुख और भौतिक संसाधनों की ओर हम उन्मुख हो रहे हैं, तो शांति और आत्म संतोष की कमी तो इसमें हो ही जाती है। शांति और आत्म संतोष को प्रदान करने वाला जो तत्व है वो हमें तंत्र साधना से ही प्राप्त हो सकता है। अतएव उन्होंने आज के तकनीकी जीवन में समय की कीमत को दांव पे न चढ़ाते हुए आध्यात्मिक दिशा की ओर अपने आप को उन्मुख किया और अपने आंतरिक प्रश्नों की खोज में स्वयं को लगा दिया। उनके आंतरिक प्रश्न क्या थे कि आज के तकनीकी युग में, आज के भौतिक संसाधनों की दौड़ भाग में हमें किस प्रकार से आत्म संतोष प्राप्त हो। और उसमें आज तक उन्होंने जो भी कलाकृतियां चित्रित की, उन्हीं विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसी उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में नैतिकता और विवेक मनुष्य की छठी इंद्रिय शक्ति के रूप में व्याप्त धर्म ही एकमात्र साधन है और धर्म ही एकमात्र इसका उपचार है। अतः मूल्य व्यवस्था में एक विशेष संदर्भ में हमें अपने प्रगतिशील पाश्चात्य दृष्टिकोण से अलग पूर्वोत्तर दृष्टिकोण में, जैसा कि हमारा रहा है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा रहा है, पूर्व का, पूर्वोत्तर, और जो हमें अनौपचारिक अधीनता अनौपचारिक रूप से मिला है, औपचारिक रूप से हमें किसी ने सौंपा नहीं है, वो अनौपचारिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आया है, तो हम उसी को आगे बढ़ाएं, ना कि इस पाश्चात्य सभ्यता से अपने आप को अपंग बना दें। और इसका स्रोत सर्वथा स्वदेशी है। अतएव श्री हरिदासन अमूर्त रूपाकारों के द्वारा भारतीय तंत्र दर्शन को संजोते हुए अपनी कला कृतियों से प्राचीन परंपराओं को प्रस्तुत करने के लिए सदैव उन्मुख रहे। उनकी दृष्टि में एक विशिष्ट आध्यात्मिक परंपरा से हमारी पहचान बनी है, इसकी महत्ता अप्रतिहत हमें रखनी होगी एवं ललित कलाओं के संदर्भ में इसे खास तौर पर अक्षुण्ण रखना होगा और हमें ये मानना होगा कि हमें अपनी परंपरा को आधुनिकता के संदर्भ में देखना होगा और दूसरी तरफ मानवीय आवश्यकता और बेहतर मूल्यांकन के लिए आधुनिकता को हमें अपनी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करनी होगी, आधुनिकता की पड़ताल करनी होगी कि कैसे हम अपनी नैतिक मूल्यों को, अपने आध्यात्मिक विचारों को और आदर्शों को बनाए रखते हुए आधुनिकता से जुड़े रहें। इस प्रकार से उनके पूरे वैचारिक दर्शन का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष तय कहा जा सकता है कि आज भड़कीली पाश्चात्य प्रभावित संस्कृति के विनिमय में हमें स्वदेशी सर्वोत्तम मूल्यों का परित्याग नहीं करना है, क्योंकि हमारे स्वदेशी मूल्य कैसे हमारे सबसे अच्छे माने हैं उन्होंने। तांत्रिक विचारधारा की व्याख्या देते हुए हरिदासन जी लिखते हैं कि पूर्व तकनीकी युग की
व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद भारत ने अपनी अलग जीवन पद्धति खोज ली थी और इसके जरिए जीवन से संबंधित स्वप्नों, आकांक्षाओं तथा फंतासियों को पूरा कर पाने की काफी गुंजाइश थी। वहां जादुई चमत्कार, आत्मोपलब्धि था। उन्होंने इस प्रक्रिया के माध्यम से विचार संप्रेषण की एक कार्य मूलक शब्दावली और कला के शक्तिशाली चाक्षुष प्रतीकों का निर्माण किया, जो हमें नेत्रों को सुखद लगते हैं, जिससे मनुष्य की प्रत्यक्ष क्षमताओं को विकसित होने में सहायता मिली तथा उसके अस्तित्व में मूल आधार पुष्ट हुए। संक्षेप में देखा जाए तो यहाँ यही तांत्रिक परंपरा का आधार भी है, लेकिन इसके समानांतर यूरोप के अस्तित्ववादियों के साथ इसका अनोखा पार्थक्य है, पृथक कर देती है। यूरोप की जो वाद है वो इससे पृथक है, यूरोप की विचारधारा इससे पृथक है। मनोव्यथा के स्थान पर भारतीय अस्तित्व की आधारभूत प्रकृति आनंद है, जिसे मानवीय उपलब्धि की सर्वोच्च सिद्धावस्था माना जाता रहा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में भी आत्मसंघानी प्राणी तंत्र को महत्व देते हैं, जो आत्म मंथन करते हैं, वो तंत्र को महत्व देते हैं, जहां से सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक हमारा स्तर ऊंचा होता है और जो आत्म परितोष और पूर्ण परिज्ञान तक मानव को ले जाती है या हमें ले जाती है। और इसके लिए ब्रह्म से अधिक अच्छी संज्ञा कोई नहीं है। यह सर्वशक्तिमान को द्योतित करने का एक प्रतीकात्मक अभियान है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक इस चित्र श्रृंखला को रच डाला, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मांड में ही सब कुछ निहित है, ऐसा तंत्र की विचारधारा में माना गया है और उन्होंने भी माना है। अपने चित्रों का आधार तंत्रों को ही रखने के प्रति उत्तर में वे कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने तंत्र ही को क्यों आधार चुना, तो इसका उन्होंने बहुत ही सीधा उत्तर दिया कि तंत्र बोध प्राप्त करने की एक स्वतः संपूर्ण प्रणाली थी, कि तंत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता था। जो प्राचीन में हमारा तंत्र रहा है, तो ये एक बोध की प्रणाली थी और इस प्रणाली के द्वारा मनुष्य की भौतिक तथा मानसिक क्षमताओं का स्थायीकरण एवं उन्नयन हुआ है। यह संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए धरातल देने वाली एक प्रणाली थी। यह प्रणाली अपनी उत्पत्ति, वृद्धि और विस्तार में भारतीय है और प्रकृति प्रदत्त साधनों पर यह निर्भर है। तांत्रिकों का मानना था कि मनुष्य प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसे प्रकृति अनुकंपा पर ही निर्भर रहना चाहिए तथा प्रकृति की अवज्ञा या उसे चुनौती देने का साहस नहीं करना चाहिए। आज के वातावरण में हम देख तो रहे हैं कि अगर प्रकृति से हम दूर हो रहे हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती जा रही हैं। प्रकृति से जुड़े रहने पर स्वास्थ्य संबंधी भी लाभ होता है और मानसिक उन्नयन भी उससे जुड़ा रहता है। प्रकृति की विस्मयकारिणी शक्ति के प्रति मनुष्य की निष्ठा उसकी आधारभूत अभिवृत्ति बनी रही है और इसी आधारभूत निष्ठा के परिणाम स्वरूप एक ऐसा दृष्टिकोण तंत्र ने हमें दिया है कि जो किसी तकनीकी समाज में निहित प्रदूषण, प्रतिबंधिता और शास्त्रों की होड़ का डटकर विरोध कर सके। तंत्र द्वारा ही वो संभव है। ये इसी कारण
ये हरिदासन जी ने अपने जवाब में कहा है कि तंत्र द्वारा ही ये सब चीजें साधी जा सकती हैं। तंत्र को जीवन का आधार मानते हुए इसमें व्याप्त प्रकृति व पुरुष के संबंध को उन्होंने सर्वोपरि स्वीकार किया है। असंख्य चित्र उन्होंने प्रकृति व पुरुष प्रत्यय पर आधारित चित्रित किए हैं। प्राचीन भारतीय तंत्र कला व साहित्य में भी इस प्रत्यय पर चित्रित चित्र मिलते हैं और इसका वर्णन भी विशद हमें प्राप्त होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार स्त्री तथा प्रकृति व पुरुष तत्व के संयोग को ही तंत्र ने स्वीकारा है। इसकी पुष्टि करने वाला एक महत्वपूर्ण चित्र 18वीं शती का भी प्राप्त हुआ है कांगड़ा से, जिसमें लिंग व योनि के संयुक्त रूप को दर्शाकर उसकी पूजा की गई है। इस चित्र का वर्णन करते हुए हरिदासन ने अपने प्रत्यय की प्रकृति पुरुष प्रत्यय की अवधारणा को स्पष्ट किया है। हरिदासन जी ने प्राचीन भारतीय तंत्र में प्रचलित विभिन्न कर्मकांडों द्वारा चेतना को बहुत उन्नत स्तर तक ले जाने की बात भी की है तथा इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने चित्रों में कुंडलिनी का चित्रण भी परंपरागत आधार पर किया है, क्योंकि पुराने तंत्र में भी हमें कुंडलिनी और कुंडलिनी जागरण के चित्र मिलते हैं, तो उन्होंने भी कुंडलिनी संबंधी चित्रों का भी चित्रण किया है, जिसमें कि जैसे कि हमें प्राचीन चित्रों में भी राजस्थान से प्राप्त एक चित्र सर्प रूप में कुंडलिनी का प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हरिदासन ने भी सर्प रूप में कुंडलिनी के कई चित्र चित्रित किए हैं। अब और तंत्र की इस साधना को और इन प्रत्ययों को उन्होंने साधना के द्वारा ही जाना है। उनके अनुसार आज जो कलाकार साधना के विस्तार और साधना को विस्तार और आत्मसात किए हैं, वह रचनात्मक कार्यों को और अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। यह सर्वथा गलत है कि जिस प्रकार भारतीय तंत्र व तंत्र कला में भी साधना का अत्यधिक महत्व था, उसे नकार दिया जाए। एस.के. कृष्णन को दिए उनके एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि एक कृति कलात्मक तत्वों के माध्यम से मात्र अभिव्यंजना नहीं, वरन अत्यावश्यक रूप से वह एक प्रकार की मिथक रचना है। किसी भी कलाकार को अपने मौलिक मिथक खोजने की स्वतंत्रता है कि वो अपना मौलिक बना दे, कुछ मौलिक रचना दे। इसके वे हिमायती थे, अर्थात मिथक अपने व्यक्तिगत प्रत्यय और कल्पना के आधार पर सृजित किए जाने चाहिए। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी कृति में मिथक की उपस्थिति उसे एक भावात्मक गहराई प्रदान करती है, अन्यथा एक अत्यधिक बौद्धिक और भौतिक प्रधान अन्यथा कृति अत्यधिक भौतिकता प्रधान हो जाती है। कृति का चाहे कोई भी डिजाइन हो, कोई भी रूप हो, यह एक मिथक ही है कि जो कृति को महत्वपूर्ण और टिकाऊ बनाता है। यानी कि जब वो परंपरा से जुड़ जाती है, तो चाहे वो किसी भी डिजाइन की हो, किसी भी रूप में हो, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। यह इस कथन के द्वारा भी उनकी परंपरागत विचारधारा का प्रकटन होता है। ब्रह्मांडोत्पत्ति के सिद्धांत को भी उन्होंने
अपने कई चित्रों में रचा है और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को अभिव्यक्त करने की उसमें लालसा रही है। जैसे कि उनका एक चित्र ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांतों पर आधारित है और ब्रह्मांड की अनंत अभिव्यक्ति को बताता है। लॉस एंजल्स की फ्रेडरिक एस राइट आर्ट गैलरी में 17 दिसंबर 1985 से 2 फरवरी 1986 तक चलने वाली नियो तंत्र प्रदर्शनी, जो कि प्रदर्शनी में उन्होंने प्रतिभाग किया और इस प्रदर्शनी का कैटलॉग ली मुलिकन के द्वारा बनाया गया। ली मुलिकन जो कि कला आलोचक हैं, कला संग्राहक हैं, उन्हीं संग्रहकर्ता हैं, उन्हीं के प्रयासों से इस प्रदर्शनी का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था, जिसमें उन्होंने नवतंत्र कला के सिद्ध हस्तकलाकारों को ही शामिल किया था। नवतंत्र कला की इस प्रदर्शनी के कैटलॉग में हरिदासन ने के भी विचार लिखे गए हैं। इस प्रदर्शनी के कैटलॉग में श्री हरिदासन जी के विचार कुछ इस प्रकार हैं कि तंत्र कला द्वारा उन्होंने ब्रह्मांड व व्यक्ति के मध्य संबंध को अनुभव किया है। उन्होंने ब्रह्मांड को घेरने के प्रत्यय खोजे, जो ऐसे ही अवयवों के जैविक मूल्यांकन को प्रक्रिया और मानव प्रणाली से संबद्ध हैं। यहाँ तक कि भारतीय ईश्वरवाद मानवता रूपी कल्पना से युक्त और प्रतीकों व रूपकों की विलक्षण भिन्नता, जैसे शिव, शक्ति, ईश्वर, नारायण, काल, महालिंग, योनि और भिन्न सहस्त्र नाम वाले देवी देवताओं, ये सभी उनके लिए समान प्रत्यय हैं, जो प्रकृति की क्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं। बौद्धिक रूप से संचारी यह प्रत्यय प्रयोजनीयता में अद्भुत हैं। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज जीवन के प्रति संगठित दृष्टिकोण रखते थे। पूर्वी आध्यात्मिक दृष्टिकोण की व्यावहारिकता तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इनके आधार पर रची गई कला शुद्ध रेखा, रंगों के क्षेत्र, लय और आकारों में सामंजस्य युक्त हैं, जो कि प्रकृति के ऊपरी स्तर पर प्राप्त नहीं है। इन्हीं रूपों के कलात्मक अमूर्त यथार्थ की खोज की गई है। इन्हीं रूपों में अमूर्त रूपों के द्वारा कलात्मक अमूर्त यथार्थ की खोज की गई है। जैसा कि मात्र प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है, ये तो सर्वविदित है कि केवल प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। उसी प्रकार दूषित बेतुकी भावना को प्रभावहीन करने के लिए समाज को उन्नत करने वाली शिक्षाप्रद कल्पना की आवश्यकता होती है, और शिक्षाप्रद हमेशा वह होता है जो जीवन के क्षण भंगुर और सांसारिक विषयों से परे होता है। कला जैसे ही यह आज है, नवीन और उत्तेजक रूप में यह सरल अनुग्रह है, और जिसमें मस्तिष्क को पूर्णतः उत्तेजित किया जा सकता है। कला ने अपनी दिशा को तांत्रिक, धार्मिक, कर्मकांडों और रीतियों में पाया है और अपना मार्ग आध्यात्मिकता में खोजा है। इन उपयुक्त विचारों से प्रेरित चित्रकार हरिदासन ने अपनी कला को लॉस एंजल्स वाली प्रदर्शनी में न केवल प्रदर्शित किया, बल्कि उसकी कैटलॉग के लिए ये विचार भी वहां पर लिपिबद्ध किए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उनके आध्यात्मिक
वे तांत्रिक दृष्टिकोण की विचारधारा होने के कारण ही इनके चित्र नवतंत्र कला को पूरी तरह ओढ़े हुए हैं या पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। ये तो हो गए आपके ये केवी हरिदासन का पूरा डिटेल। फिर इसके बाद एक अलग प्रवृत्ति मैंने बताई थी आपको, फंतासी, फैंटेसी भी बोलते हैं उसको, हिंदी में लिखेंगे तो फंतासी, वैसे बोलेंगे तो फैंटेसी, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? एनी क्वेश्चन? उन्नीस सौ 70-80 के दशक में, आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? कोई जवाब आ क्या रही है है? मैम। ठीक। आ रही मैम। 1970-80 के दशक में भारतीय आधुनिक कला में फैंटेसी पर भी प्रयोग बढ़ गए थे और आज भी कुछ कलाकार इन प्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें यथार्थ और कल्पना की मिलीजुली स्थितियां रहती हैं, जैसे कि लटकती गुड़िया, तैरते पत्थर, अत्यधिक चमकीले रंग, स्वप्निल दृश्य, स्वप्नों जैसे दृश्य, भयानक आकृतियां और भयानक वातावरण, कई बार परिलोक जैसा वातावरण, गाड़ियां, कुर्सियां, वृक्ष और पुष्प, अंडों के सिर सहित मानव तथा रहस्यमय सीढ़ियां आदि चित्रकारों ने चित्रित की हैं। इन चित्रों में नेत्र अनुरंजनकारी प्रभाव तो रहे ही हैं, जो नेत्रों को एकदम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब कुछ अटपटा देख इन चित्रों में, जो फंतासी वाले चित्र हैं तो वो अटपटे दिखाई देते हैं, इसलिए नेत्र उनकी तरफ त्वरित आकर्षित होते हैं। साथ ही मन को झकझोर देने वाली शक्ति भी इनमें है। एक तत्व मन को झकझोर देने वाला इन चित्रों में दिखाई देता है। इसमें इन चित्रों में रोमांस तथा दिवा स्वप्न जैसा अनुभव भी होता है। इनकी बिंब योजना बिंब योजना यानी कि जो इन्होंने बिंब लिए हैं, जो आकृतियां हैं, जो रूपाकार हैं, वो इन चित्रों के सांकेतिक होते हैं। इस प्रकार के चित्रों में अंकित कलाकार की मनस्थिति वास्तव में कुछ विलक्षण होती है, पर हम ऐसी मनस्थिति को समझने में का प्रयास करते हैं। ऐसे कलाकारों में विशेष रूप से कुछ नाम मैं यहाँ ले रही हूँ, जैसे कि विकास भट्टाचार्य, परमजीत सिंह, गणेश पाइन, लक्ष्मा गौड़, रामानुजम, जोगेन चौधरी तथा अर्पिता सिंह आदि कलाकार के चित्रों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। स्वप्नों जैसा माहौल बनाना, जिसमें कि वो भयानक भी, क्योंकि सपने कई बार भयानक होते हैं, कई बार सुखद होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां रहती हैं, तो इस तरह का ये लोग दिखाना चाहते हैं अपने चित्रों के द्वारा। कलाकारों के नाम रिपीट करेंगे? हाँ,
कलाकारों के नाम एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, परमजीत सिंह, लक्ष्मा गौड़, रामानुजम, जोगेन चौधरी, अर्पिता सिंह। थैंक यू। गणेश पाइन के चित्र देखे हैं बच्चों? गणेश पाइन के विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। गणेश पाइन का जन्म 19 जून 1937 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता कला महाविद्यालय से 1959 में ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। 1957 से ही वे प्रदर्शनियां आयोजित करने लगे थे, जब वहां वो डिप्लोमा के लिए पढ़ाई कर रहे थे। और तब से उन्होंने देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न माध्यमों में चित्र सृजित किए और इन माध्यमों में प्रयोग करते हुए उन्होंने अंत में 1967 में अपनी एक अभिव्यंजनात्मक पद्धति के अनुकूल कैनवास पर टेम्परा के में भी प्रयोग किए और साथ ही साथ फैंटासी जैसे प्रभाव युक्त चित्रों का चित्रण किया। यानी कि जिसमें कल्पनाशीलता अधिक होती है वो चित्र फंतासी युक्त कैटेगरी में आ जाते हैं। गणेश पाइन स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय कलाकारों की दूसरी पीढ़ी में रखे जा सकते हैं। उनके चित्रों की संख्या बहुत कम है तथा वे आकार में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं बने हैं। ज्यादा बड़े चित्र वे नहीं बनाते थे। वे सुलझी हुई चित्र भाषा का सहारा लेकर दर्शकों को फैंटासी की ओर ले जाते थे। स्त्रियां, स्वप्न जैसे, रात के सौदागर, ये उनके चित्रों के नाम हैं। स्त्रियां, स्वप्न, रात के सौदागर, रथ, राजा रानी, राजकुमार, नाव, परिलोक, स्वप्नलोक, हड्डियां, आग, प्रकाश, अंधकार आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। किंतु उनकी इन सभी में कल्पनाओं की जड़ें भारतीय परिवेश से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो जैसा वो देखते रहे हैं भारतीय परिवेश में वैसी ही उन्होंने कल्पना की है और वैसे ही उन्होंने इनमें चित्रण किया है। उनके चित्रों का संसार परिलोक अथवा जादुई दुनिया के समान सृजित रहता है। उसमें इनकी कला में बाल कला जैसा प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि कल्पना शक्ति पर ज्यादा आधारित हैं, तो इसलिए उसमें बाल कला जैसा भी लुक आ गया है। माँ और बालिका, एक स्वप्न की मृत्यु, एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु तथा हत्यारा उनके प्रमुख चित्र हैं। हत्यारा शीर्षक चित्र उन्होंने 1979 में बनाया था। इसमें पशु की भांति झुका हुआ एक व्यक्ति जो दानव, योद्धा, पेशेवर हत्यारा कुछ भी हो सकता है ऐसे बनाया है। एक बहुत ही बड़ी तलवार म्यान से बाहर निकाल रहा है। वह तलवार प्राचीन
काल में जैसी तलवारें होती थी उनसे सादृश्य रखती है। उस तलवार के साथ बनाया गया वह हत्यारा कल्पना की दृष्टि से अद्वितीय है। गणेश पाइन की कला में रोमांसवादी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, जिसे वे कलाकार को स्वयं को जीवित रखने के लिए जरूरी मानते हैं। उनके चित्रों में प्रकृति को नकारा गया है और उनके मन की जो विरोधी भावनाएं थी वो इसमें इनके चित्रों में प्रकट होती हैं। उनके अनुसार रोमांटिक कलाकार जीवन और प्रकृति को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जब वह खुश होता है तो उसे दुनिया खुश दिखाई देती है और जब वह उदास होता है तो उसे पहाड़ भी रोते हुए दिखाई देते हैं, किंतु इसे वे भावुकता नहीं मानते और भावुकता को वे पसंद नहीं करते हैं, भावुकता से वे घृणा करते हैं और कल्पनाशीलता को वे अपने चित्रों में उतारना पसंद किया करते हैं। इसीलिए उनके चित्र फैंटासी की ओर चले गए हैं और उसी प्रवृत्ति से ग्रसित दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने चित्रांकन नहीं किया तो इनके बारे में बहुत ज्यादा है भी नहीं। एक कुछ चित्रों के नाम मैंने बताए इनके। इसी तरह के छोटे छोटे कलाकार हैं ये, जैसे जोगेन चौधरी हैं दूसरे कलाकार। उन्होंने भी फैंटासी युक्त चित्रों का यानी कि कल्पना में विचरण करते हुए चित्रों का अंकन किया है, क्योंकि इनकी आकृतियां फैली भी, इधर उधर से डोली हुई ऐसी आकृतियां रहती हैं, भयानक रूप ले लेती हैं। ज्यादा कल्पनात्मकता होने के कारण जोगेन चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल के फरीदपुर नामक गांव में 19 फरवरी 1939 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी कला संबंधी शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में हुई। इसी अवधि में कलकत्ता में रहने के परिणाम स्वरूप कलकत्ता महानगर के विभिन्न पक्षों को उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया, जाना, देखा, समझा। 1960 में जोगेन ने वहीं से इसी कॉलेज से, कलकत्ता आर्ट स्कूल से ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1965 से 1967 तक वे एक छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे और उस स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति से फ्रांस चले गए और फ्रांस में उन्होंने कला का अध्ययन किया। वहां से लौटकर वे अपनी मौलिक शैली को विकास देने में लग गए, मौलिक शैली को बनाने में प्रयत्नशील हो गए। आरंभ में अपने चित्रों में ये प्राय ग्रामीण जीवन को तथा कलकत्ता के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया करते थे। बाद में उनकी शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे मछली, तितली, सांप आदि को व्यंजक रूपों में चित्रित करने लगे। वनस्पतियों को भी कहीं कहीं उन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया है।
और वनस्पति को प्रकृति का चंचल रूप मानकर उन्होंने चंचल और चपल दिखाया है, जो कहीं कहीं अधसूखी, मुड़ी तुड़ी या कहीं मुरझाई हुई सभी स्थितियों में चित्रित की है। लगता है कि उदास मनस्थिति में उन्होंने प्रकृति को, वनस्पति को मुरझाया हुआ चित्रित किया है। उन्होंने श्री गणेश भगवान के भी कई चित्र बनाए हैं। उसमें उन्हें दुबला पतला चित्रित किया है, जबकि गणेश जी की प्रतिमा को हम सदैव हष्ट-पुष्ट देखते हैं अपने पौराणिक आख्यानों में, पौराणिक स्तर पर, धार्मिक चित्रों में, परंतु उन्होंने इसके विपरीत गणेश की प्रतिमा के चित्र को दुबला पतला चित्रित किया है। उन्होंने गणेश के अनेक चित्र बनाए, परंतु उन्हें दुबला पतला दिखाकर अपनी कल्पनाशीलता का प्रमाण सिद्ध किया है और एक तरीके से व्यंग्यात्मक पद्धति का भी सहारा लिया है। नारी आकृतियों को भी उन्होंने अपने कुछ चित्रों में स्थान दिया है, क्योंकि नारी आकृतियों के द्वारा जीवन के अंतरंग अनुभवों को उन्होंने चित्रित किया है। उनकी बनाई हुई नारी आकृतियां मांसल, सुंदर, इंद्रिय और शक्तिशाली होने के साथ साथ दुखी सी चित्रित हुई हैं। ऐसा लगता है कि वह उन्होंने जीवन के दुखी और उदास पक्ष को चित्रित किया है। जोगेन का प्रकृति से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, अतः उनके चित्रों में किसी स्त्री पुरुष की आकृति में हाथ पैर किसी लता की भांति भी बनाए गए हैं। इस तरह के चित्रों को देखकर ही उन्हें फैंटासी वाले कलाकारों की श्रेणी में रखा गया है। और एक दो चित्रों में जोगेन ने स्त्री पुरुष की आकृति में हाथ पैर किसी लता की भांति बनाए हैं, तो अंगों के उभार को फलों की भांति दिखाया है। जोगेन प्राय कागज पर चित्र रचना किया करते थे, जिसमें कि वह स्याही व मोमिया रंगों का भी प्रयोग किया करते थे तथा कभी कभी अन्य रंगों का प्रयोग भी कर लिया करते थे। तेल माध्यम में उन्होंने बहुत ही कम चित्रण कार्य किया है। वे एक स्वप्न के समान संसार को प्रदर्शित करने वाले चित्र भी चित्रित किया करते थे, जिसमें कि आकृतियां कभी विभत्स, डरावनी, भयानक तो कभी सुंदर भी बनी हुई हैं, किंतु वे अति यथार्थवादी कलाकार न कहलाकर फैंटासी कलाकारों की श्रेणी में रखे गए हैं। समकालीन परिवेश में आदमी के चेहरे बदल जाने की भयावह स्थिति को उन्होंने बड़ी ही मार्मिकता से अंकित किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परिस्थितियां बदलते हैं, आदमी के चेहरे बदल जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी चित्राकृतियों में भी मानवाकृतियों के चेहरे कई बार
इसी आधार पर बदलते हुए चित्रित किए हैं, रचे हैं, किंतु फिर भी वे मनुष्य में कुछ अच्छाई का भी चित्रण करना कभी नहीं भूले और मनुष्य की अच्छाइयों को भी वे चित्रों में उतारते रहे हैं। वे जन सामान्य तथा विशिष्ट जन सभी आकृतियों को उन्होंने बड़ी ही संवेदना से अपने चित्रों में चित्रित किया है। देश विदेश में उनकी अनेकों प्रदर्शनियां हो चुकी हैं और उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनके प्रमुख चित्रों के नाम मैं अब ले रही हूँ, जिनमें हैं बाल खोले हुए स्त्री, नटी विनोदनी, चांदनी रात में चीता आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं और उनके कई चित्रकला की महत्वपूर्ण चित्रविधिकाओं में संग्रहित हैं। पिछले कुछ सालों वह नई दिल्ली में आर्ट टुडे के सह संपादक रहे हैं। आर्ट टुडे एक पत्रिका है जो नई दिल्ली से निकलती है, उसके सह संपादक के रूप में भी आपने कार्य किया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन में जो चित्र संग्रहालय बना हुआ है उसके क्यूरेटर के रूप में भी आपने कार्य किया है। फिर एक कलाकार और इसी प्रवृत्ति के हैं, छोटे छोटे हैं ये, इनके कुछ कम काम है, इनका बल्कि अच्छा नाम है विकास भट्टाचार्य। गुड़ियों पे काम किया, गुड़ियों के लिए फेमस है ये, इसलिए फंतासी में माने गए हैं। देखा है कभी इनकी काम विकास भट्टाचार्य का? यस मैम। विकास का जन्म कलकत्ता में 21 जून 1940 को हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद कला के अध्ययन के लिए उन्होंने कलकत्ता के इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप में प्रवेश लिया और 1963 में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात वह वहीं 68 से 73 1968 से 1973 तक अध्यापन कार्य में लगे रहे। करीब 5 साल वहां उन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके बाद 1973 से 1982 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता में शिक्षण कार्य किया। विकास ने 1965 में कलकत्ता में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी और उसके बाद कलकत्ता, दिल्ली तथा बंबई में वह निरंतर अपनी प्रदर्शनियां करते रहे। हंगरी में उन्होंने 1972 में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। इसके अलावा विदेशों में भी उन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं, जिसमें कि यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लाविया आदि देशों में आपने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। आपने अनेकों पुरस्कार इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त किए हैं, जिसमें कि 1971 एवं 1972 के ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। विकास भट्टाचार्य कलकत्ता के समकालीन कलाकार संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं। जीवन के
अंतिम क्षणों में आपने कलकत्ता में ही निवास किया। उससे पूर्व यद्यपि कई देशों की यात्राएं वह कर चुके थे, परंतु जीवन के अंतिम क्षण उनके कलकत्ता में ही गुजारे हैं। कलकत्ता के अधिकांश कलाकार यथार्थ और आकृति मूलकता को आसानी से नहीं छोड़ते। यही बात विकास भट्टाचार्य के बारे में भी सिद्ध होती है। विकास व्यक्ति चित्रण में पर्याप्त दक्ष थे। पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाने में उनकी अत्यधिक रुचि रही है। इसी कारण उनके पोर्ट्रेट सर्वाधिक पसंद किए गए हैं। उनका रुझान फोटोग्राफिक यथार्थवाद की ओर भी रहा है, परंतु बाद में अति यथार्थवाद से वे प्रेरित रहे। इसी कारण उनके चित्र फैंटेसी की धारा से जोड़ दिए गए। समकालीन भारतीय कला के विकास भट्टाचार्य एक महत्वपूर्ण चित्रकार कहे जा सकते हैं। आधुनिक कला में वे अति यथार्थवादी दुनिया को सबसे अधिक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति चित्र को भी अनोखा आयाम दिया है। उनके चित्र संसार बहुत बेचैन करने वाला है। उनकी बुरी खबर है, उनकी ये खबर बहुत जबरदस्त है कि उनका तकनीकी कौशल चित्रों में बहुत अधिक रहा है। उनकी टेक्निक बहुत सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाली रही है। फोटोग्राफी, चलचित्र, स्वप्न तथा फंतासी के साथ विकास की कला ने बचपन की स्मृतियों को फंतासी के साथ विकास की कला में बचपन की स्मृतियों का समन्वय हुआ है। जो स्मृतियां उन्होंने अपने बचपन में उनके दिमाग में थी, उन्हीं को उन्होंने फंतासी के माध्यम से अपने चित्रों में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि सिनेमा की नाटकीय कल्पनाओं का प्रयोग कर उनकी उड़िया चित्र श्रृंखला देखी जा सकती है। उन्होंने फोटो यथार्थवाद का प्रयोग कैमरे की आंख की भांति पूर्ण रूप से किया है। यदि उन्होंने फंतासी के माध्यम से गुड़िया को बनाया है तो वो इस प्रकार बनाया कि वो यथार्थवादी लगे। इस प्रकार वे आकृति मूलक चित्रण करने में सफल रहे। उनके यथार्थवाद पर कई कलालोचकों ने तीखा व्यंग भी किया है। विकास भट्टाचार्य के ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र में फोटोग्राफ के समान यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ट्यूबवेल का उद्घाटन। अतः हम ये कह सकते हैं कि विकास भट्टाचार्य की तकनीक यथार्थवादी होते हुए भी फैंतासी से उन्हें जोड़ती है, क्योंकि कल्पना प्रधान और बचपन की स्मृतियों पर आधारित चित्र उन्होंने सृजित किए हैं। एक चित्र में उन्होंने हैंडपंप की आकृति को बिल्कुल सजीव चित्रित किया है और उसे उस चित्र में हार पहनाया गया है।
निकट ही इसकी तरह ही एक ट्यूबवेल का उद्घाटन वाला चित्र भी इसी प्रकार का हमें दिखाई देता है, जो कि अपनी शानदार प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। कला समीक्षक शांतो दत्त के अनुसार विकास उन आधुनिक भारतीय कलाकारों में है जिनकी मानसिकता बुनियादी तौर पर नगरी और शहरी है। जीवन के प्रति उनके बौद्धिक तथा भावात्मक दृष्टिकोण का आधार भी शहरी रहन सहन रहा है। उनकी कलाकृतियों में भी उनका यह दृष्टिकोण, उनकी अपनी परिस्थितियां शहरी दिखाई देती हैं तथा उन्होंने लोक, आदिवासी तथा ग्रामीण कला परंपराओं में अपनी जड़ें तलाशने की कभी कोई कोशिश नहीं की है। इस प्रकार वे अन्य बहुत से आधुनिक कलाकारों से भिन्न हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कला जगत में मुख्यतः शहरी वातावरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार विकास भट्टाचार्य आधुनिक कला में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यथार्थवादी होते हुए भी चित्र कल्पना शक्ति से लबरेज हैं और साथ ही साथ शहरी, ग्रामीण और लोक वातावरण को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों की बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी भीड़ है, लेकिन शहरी वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कई बार अपने चित्रों में बड़ी बड़ी इमारतों का, बहुमंजिला इमारतों का भी चित्रण किया है। और कुछ जानना चाहोगे बच्चों? कुछ और इसमें से कोई क्वेश्चन? कल मैं फिर कुछ स्कूल्स आपको पढ़ाऊंगी, जो ये नए नए ग्रुप, स्कूल से मतलब है ग्रुप, क्योंकि जैसे प्राचीन भारतीय कला में स्कूल रहे हैं, पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी स्कूल, मुगल स्कूल, तो वहाँ भी कलाकारों ने ग्रुप में काम किया है। यह प्रवृत्ति आधुनिक काल में भी पनपी थी। आजकल वर्तमान में जबकि बिखर चुकी है, परंतु समकालीन कला में, आधुनिक कला में रही है, जिसमें कि हम अपने आधुनिक काल में 5-6 महत्वपूर्ण ग्रुप को पढ़ते हैं, जैसे कि कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप 1890, एक आध ग्रुप और भी है। तो अब ये धीरे धीरे करके ग्रुप पढ़ाती हूँ, और इस ग्रुप में से ही कोई और नई प्रवृत्ति सामने आ जाएगी अलग तरह की, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपका ये कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आपने हिस्ट्री पीरियड भी पढ़ा होगा, दूसरे सारिया मैडम पढ़ा रही होंगी, और फिलॉसफी वाला पेपर भी है क्या इसमें सिलेबस में? है? मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, फिलॉसफी नहीं है मैम। फिलॉसफी नहीं है ना? हाँ, तो इसी में से आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर वगैरह भी जो भी आएगा, क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड का एक पूरी यूनिट है, उसी को मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। अब मैं लीव कर रही हूँ।